हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे द हिंदू एडिटोरियल की। और ये सेशन आपको पता है कि शाम को 5 बजे हमेशा आपको मिल रहा है। और इस छोटे से सेशन में जिसमें हम लगभग 30-35 मिनट की क्लास में बहुत कुछ सीखते हैं। जो आप 3-4-5 घंटे में सीखते हैं वो आधा घंटे में सीख जाते हैं। तो कंटिन्यू रहने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को क्लिक करना है। और अगर आप कोई पेड कोर्स एक्सेस करना चाहें तो फिर आप आशीष क्लासेस एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और ये कुछ कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें एक ट्रांसलेशन का बैच है जो फिलहाल अभी ऑनगोइंग है, चल रहा है। एक आरएएस मेंस के बच्चों के लिए कोर्स उपलब्ध है, ये कंप्लीट हो चुका है। एक एसएससी और सीडीएस के बच्चों के लिए कोर्स उपलब्ध है, ये कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आज के सेशन से ली गई कॉमन एरर्स की। पहला क्वेश्चन है, द इंडियन ऑफिशियल्स हैड स्टॉप्ड टॉकिंग अबाउट ए मिनी डील फॉर अ व्हाइल नाउ। तो भारतीय अधिकारियों ने एक छोटी मोटी कोई डील जो है ना, उसको उसके बारे में बात करना बंद कर दिया था। ठीक है। मेकिंग द राइटिंग ऑन द वॉल वॉज क्लियर। ये करते हुए क्या, राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है एक क्लियर साइन, ऑब्वियस साइन, या फिर एकदम सही, एकदम स्पष्ट वार्निंग, ये सब होता है राइटिंग ऑन द वॉल। अब ये मेकिंग जब लग गया ऐसा करते हुए, तो फिर इस वॉज की आवश्यकता है नहीं आपको। ये वॉज तो तब लगे जब आपको इस वॉल के लिए कोई वर्ब की आवश्यकता हो, जबकि यहाँ पे वॉल कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। ये तो कह रहा है ऐसा करते हुए, स्पष्ट साइन दिखाते हुए। ठीक है। तो यहाँ पे वॉज जो है वो हटेगा, वॉज की आवश्यकता है नहीं। सेकंड जो दे रखा है, द प्रेसिडेंट वॉज मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब वॉलेटाइल होता है, परिवर्तनशील होता है, फिकल माइंडेड होता है, जो लगातार बदलता रहता हो, जिसके स्वभाव में परिवर्तनशीलता हो, उसको हम बोलते हैं क्या, मर्क्यूरियल। ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है मर्क्यूरियल थे, बट फाइनली ही मेड हिज पोजीशन क्लियर। मेड के बाद में जब कोई वर्ब लगानी हो, आपको याद रखिएगा कि मेक एक पॉजिटिव वर्ब है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ये किसी काम के होने के लिए यूज करते हैं कि ये काम किसी से करवाया, इस सेंस में आप मेक का यूज करते हैं। मेक के साथ जब भी कोई वर्ब लगानी हो तो किस फॉर्म में लगाएंगे, बेस फॉर्म रूप में लगाएंगे। मेक के साथ जो वर्ब आती है वो किस फॉर्म में लगेगी, बेस फॉर्म। तो क्लियर्ड नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, क्लियर। यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्लियर। तो प्रेसिडेंट मर्क्यूरियल थे, लेकिन फाइनली उन्होंने अपनी पोजीशन को सबके लिए स्पष्ट किया। नंबर 3, यूएस ऑफिशियल्स हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स। जो यूएस के अधिकारी हैं उन्होंने चिंता जाहिर की भारत के बज का मतलब शिफ्ट होना होता है, कि भारत बिल्कुल शिफ्ट नहीं हुआ, भारत ने बिल्कुल नहीं बदला अपना स्टैंड। ठीक है। किससे नहीं शिफ्ट हुआ, अपने कोर ट्रेड पॉलिसी से। भारत की जो मुख्य ट्रेड, कोर का मतलब होता है जो सेंट्रल हो, मैन हो, जो भारत की सेंट्रल या मैन ट्रेड पॉलिसीज हैं, व्यापारिक नीतियां हैं, उससे भारत बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, उससे हटा नहीं, इस बारे में चिंता जाहिर की। मतलब भारत ने एकदम स्टैंड फर्म जिसको बोलते हैं, एकदम दृढ़ता से भारत खड़ा रहा, ये मतलब है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के लिए देर नहीं आ सकता, इंडिया तो सिंगुलर मतलब एक ही देश का नाम है ना, इसलिए यहाँ पे इट्स आना चाहिए। क्या आएगा, इट्स। नंबर 4 आपसे कह रहा है कि वेदर दिस वाज हिम वेंटिंग हिज फ्रस्ट्रेशन। वेंट का मतलब एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है, या रिलीज करना होता है। वेंटिलेशन होता है, आपने रूम में वेंटिलेशन देखे होंगे, रोशनदान जिसको बोलते हैं, जिससे मतलब रोशनदान इसीलिए होते हैं कि हवा जो है बाहर निकल सके, बाहर की हवा आ सके, ये वेंटिलेशन। तो इसी से वेंट से बनता है। वेंट का मतलब होता है जाहिर करना, अभिव्यक्त करना, रिलीज करना। तो क्या ये मतलब वेदर दिस वाज हिम वेंटिंग हिज फ्रस्ट्रेशन, क्या ये जो चीज थी वो अपनी फ्रस्ट्रेशन वेंट कर रहे थे, या वेदर समथिंग एल्स हैज ट्रिगर्ड इट, या फिर कुछ और इस जो है, कुछ और ऐसा हुआ है जिसने इसको ट्रिगर किया है, जो इसका कारण बना है। तो समथिंग एल्स जो है ना वो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज। और ट्रिगर का मतलब कोज होता है, ट्रिगर का मतलब इंसाइट भी हो सकता है, प्रोवोक भी हो सकता है, ये सारे मतलब हो सकते हैं कि कारण बना हो। और एक अंतिम क्वेश्चन दे रखा है, ट्रम्प रिमार्क दैट, ट्रम्प ने टिप्पणी करी कि द इंडियन इकोनॉमी वाज डेड, कि भारत की इकोनॉमी एकदम डेड है, एंड नो वन वाज इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड के साथ प्रपोजिशन इन लगता है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है डील करने में। ये ट्रम्प की टिप्पणी। ठीक है। तो ये आज का सेशन से ही मैंने ये कुछ लिए थे कॉमन एरर के क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे आज के सेशन की। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ हमने सेशन में बदलाव किए हैं, कुछ चेंजेस के साथ आपको मिल रहा है, जिसमें एक रेड कलर दिख रहा है, ये तो आपका सब्जेक्ट है। तो आपको जिन बच्चों को ये प्रैक्टिस करनी हो कि सब्जेक्ट फाइंड आउट करना नहीं आ रहा, बड़े बड़े सेंटेंस सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करें, तो उनके लिए मैंने किया।
दूसरा एक यहाँ पे आपको अलग से कलर दिख रहा है जो रिलेटिव है या फिर सोर्ड है, ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके हैं। और तीसरा ये पॉइंट्स टू रिमेंबर हमने पहले ही अडॉप्ट कर लिया था इसको, जिसमें हम जितना भी सीखते हैं एक स्लाइड में उसको एक बार आप नोट डाउन कर लेते हैं ताकि पूरा सार आ जाता है। तो मेरी कोशिश यही है कि बहुत बेहतर सेशन आप तक पहुंचाया जाए, बहुत अच्छे से आप इंग्लिश सीख पाएं, आसान तरीके से सीख पाएं, कुछ बोझ लेकर कोई भार लेकर मस्तिष्क पर मन में कुछ सीखा नहीं जा सकता, इसलिए बड़े हल्के मन से बड़े आराम से चीजों को सीखते चलना है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सोल्ड रिलेशंस का मतलब क्या है? रिलेशंस यहाँ पे एक तो नाउन है और सोल्ड है वो एडजेक्टिव है। ये तो क्या है? नाउन, और ये क्या है? एडजेक्टिव। सोल्ड रिलेशंस का मतलब है ऐसे रिलेशंस जो कि क्या हो गए हैं? स्ट्रेन्ड हो गए हैं, तनावग्रस्त रिश्ते कह सकते हैं, बिगड़े हुए रिश्ते कह सकते हैं। तो डिटीरियोरेटेड भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है, स्ट्रेन्ड भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है, ठीक है, या वर्सेंड भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है। तो विकृत होते हुए रिश्ते, रिलेशंस नाउन है, और नाउन से पहले जब आप देखते हैं कि थर्ड फॉर्म के रूप में कोई वर्ड दे रखा है तो वो एडजेक्टिव तो होगा, लेकिन उस एडजेक्टिव का भी एक नामकरण हम कर सकते हैं और वो नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल, अगर थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव है तो। और वही एडजेक्टिव अगर आईएनजी फॉर्म में है तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। तो बहरहाल ये जो एडजेक्टिव है ये क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल हुआ। तो बिगड़ते हुए रिश्ते किसको लेकर लिखा गया है? ट्रंप के 25% टैरिफ पेनल्टी, मतलब ट्रंप ने जो 25% टैरिफ की घोषणा की है भारत के लिए कि भारत से जो भी सामान हमारे देश में आएगा उस 25% टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैक्स होता है, और ये टैक्स ऑन इंपोर्ट आप इसको बोल दीजिए, आयात पर लगने वाला शुल्क, और इसको आप टैक्स के अलावा लेवी भी कह सकते हो, है ना। पेनल्टी, जुर्माने की घोषणा भी करी है। द हायर यूएस टैरिफ्स, की बहुत ज्यादा जो यूएस के टैरिफ्स हैं, प्लेस इंडिया, अब ये प्लेस है तो फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म देखते ही हमें ये दिमाग में आता है कि ये प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल है तो हमें ये दिमाग में आता है कि क्यों ना हम इसे ता है, ते है, ती है के लिए अंतर्गत इसको ट्रांसलेट करें, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं। ये फर्स्ट फॉर्म जो है ये आपको बता रहा है निकट भविष्य की जानकारी। तो चूंकि जो ये बहुत ज्यादा जो टैरिफ लगे हैं ना, ये भारत को इस कंडीशन में डाल देंगे। इस प्लेस का मतलब है पोजीशन करेंगे, ठीक है, या इसे आप कहेंगे पुट करेंगे। तो जो बहुत ज्यादा यूएस टैरिफ्स हैं वो भारत को डालेंगे, किस में डालेंगे? ये डालेंगे भारत को रिलेटिव डिसएडवांटेज में। रिलेटिव का मतलब है रिश्तेदार नहीं है, रिलेटिव यहां पे इसका मतलब है कंपैरेटिव, तुलनात्मक, और डिसएडवांटेज का मतलब है लॉस, ठीक है। तो जो काफी ज्यादा, इस हायर का मतलब काफी ज्यादा, मतलब एलिवेटेड इसका एक सिनोनिम हो सकता है, ELEVATED, एलिवेटेड इसको कह सकते हो, या फिर इसको इंक्रीज्ड आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इंक्रीज्ड। तो बढ़ा हुआ टैरिफ, काफी ज्यादा टैरिफ यूएस की तरफ से, वो भारत को तुलनात्मक रूप से नुकसान में डालेगा, ये इसका ट्रांसलेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया द 25% टैरिफ, ठीक है। इस 25% टैरिफ की वर्ब हम ढूंढेंगे, तो ये तो सब्जेक्ट, इसको मार्क कर लीजिए। प्लस पेनल्टी, मतलब इसके साथ साथ पेनल्टी ऑन इंपोर्ट्स ऑफ इंडियन गुड्स, किस पर? भारत के सामान के आयात पर। इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कहां पर? अमेरिका में। अनाउंस्ड बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अनाउंसमेंट किसने किया? इस भाई ने किया। शुड हैव कम एज नो सरप्राइज, ये शुड हैव कम जो है ये इसकी वर्ब है, किसकी? इसकी, टैरिफ की। ये 25% टैरिफ जो है ये नहीं आना चाहिए था, शुड हैव कम, शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, मतलब किसी मॉडल का पास्ट बनाने का तरीका होता है, उसके साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो। तो ये नहीं आना चाहिए था। नो सरप्राइज टू इंडिया, मतलब सरप्राइज के रूप में नहीं। अगर नो सरप्राइज है इसका मतलब ये एक्सपेक्टेड था, ये पहले से ही प्रेडिक्टेबल था। अगर आप कह रहे हो इसमें अचंभे की बात नहीं है, इसका मतलब मानिए कि आप इसके बारे में सोच के बैठे थे, आपके लिए ये एक्सपेक्टेड था। तो भारत के लिए ये सरप्राइज के रूप में नहीं आना चाहिए था। सब्जेक्ट आपकी है द 25% टैरिफ, वर्ब है शुड हैव कम, ठीक है। तो 25% टैरिफ, साथ में पेनल्टी, किस पर? इंपोर्ट्स पर, आयात पर। आयात किसका? भारतीय सामान का। कहां पर? यूएस में। यूएस से पहले हम दे लगाते हैं, है ना, क्योंकि यूनाइटेड वर्ड दे रखा है। यूके से पहले भी दे लगाते हैं और यूएई से पहले भी दे लगाते हैं। किसने अनाउंस किया? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। प्रेसिडेंट से पहले वैसे दे लगाते हैं, लेकिन इस व्यक्ति का नाम है, इस कारण से दे नहीं आया। ये कोई सरप्राइज के रूप में नहीं आना चाहिए था। क्या पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं यहां से? तो यहां से आप जो पॉइंट्स याद रख सकते हैं वो हैं, पहली चीज, सबसे पहली चीज यहाँ पे सोर्ड जो दे रखा है एडजेक्टिव के रूप में, जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल कह रहे हैं,
उसके सिनोनिम्स आप याद रखिए। वैसे सावर इसको बोलते हैं, सावर का मतलब खट्टा होता है, लेकिन ये सॉल्ट जो है ये विकृत हो गए, जो स्ट्रेन्ड हैं या डिटीरियोरेटेड हैं, वर्सेंड है, उसके लिए यूज किया गया है। एक इसमें रिलेटिव शब्द है, इसका सिनोनिम कंपैरेटिव है। फिर एक यूएस से पहले द लगता है, तो ये कुछ देशों के नाम से पहले द लगता है, उनका ध्यान रखना है, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएई हो, ये ध्यान रखना है। और मॉडल के साथ में अगर हैव प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है तो इसका मतलब वो पास्ट की बात कर रहा है। तो ये कुछ चीजें इस स्लाइड से आपने सीखी। आगे बढ़िए। आगे कह रहा है मिस्टर ट्रम्प सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको रेड किया हुआ है, ये सब्जेक्ट है जिसकी वर्ब। फॉर अ वाइल नाउ मतलब कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो मिस्टर ट्रम्प जो है कुछ समय के लिए अब हैज बीन, ये हैज बीन साथ में ही दे रखा है, इसको अगर हटा देंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मिस्टर ट्रम्प हैज बीन वॉइसिंग, वॉइस का मतलब लिख लीजिए एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना, है ना, ये हमने कॉमन एरर में देखा था। वॉइस कर रहे हो इसका मतलब क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो या फिर कोई चीज बोल रहे हो, बता रहे हो। डिस्प्लेजर का मतलब होता है अनोयंस, नाराजगी कह सकते हो, गुस्सा कह सकते हो, इरिटेशन कह सकते हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मिस्टर ट्रम्प हैज फॉर अ वाइल नाउ, अब कुछ समय से ट्रम्प, अब चूंकि कुछ समय दे रखा है इसीलिए इसने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज किया। परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे जो जरूरी एलिमेंट होता है वो टाइम ही होता है, तो टाइम यहां दे रखा है। तो मिस्टर ट्रम्प कुछ समय से क्या कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, किस बात को लेकर, इंडिया डीलिंग्स विद रशिया, भारत की जो डीलिंग्स है, भारत की जो लेन देन है रशिया के साथ में, उसको लेकर ये नाराज हैं। विद रिगार्ड टू, ये एक फ्रेज है, विद रिगार्ड टू का मतलब होता है कंसर्निंग या रिगार्डिंग, इसके संबंध में, कंसर्निंग कहेंगे या रिगार्डिंग कहेंगे। किस संबंध में, एनर्जी डीलिंग्स, एक तो ऊर्जा संबंधी लेन देन और मिलिट्री इक्विपमेंट और सैन्य उपकरण, ये रशिया के साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो भारत जो रशिया के साथ में एनर्जी और मिलिट्री इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का प्लूरल नहीं बनता है, याद रखिएगा, इक्विपमेंट सिंगुलर रूप में ही यूज होता है, भले ही वो प्लूरल का बोध देता हो, लेकिन इक्विपमेंट्स नहीं होता है, ग्रामर के दृष्टिकोण से याद रखना है। तो मिस्टर ट्रम्प सब्जेक्ट है, हैज बीन वॉइसिंग इसकी वर्ब है, जिसमें वॉइसिंग मैन वर्ब हो गई और हैज बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में लग रखा है। तो मिस्टर ट्रम्प कुछ समय से अब अपना नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, किसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, भारत का जो लेन देन रशिया के साथ, और क्या लेन देन है, किस मामले में, एनर्जी और मिलिट्री इक्विपमेंट मामले में, इसको लेकर। तो क्या क्या चीजें हैं जो आप यहां से सीख सकते हैं, तो यहां आप सीख सकते हैं नंबर एक तो वॉइस का सिनोनिम क्या है जब वॉइस वर्ब के रूप में हो, वैसे वॉइस आवाज होती है लेकिन यहाँ पे वॉइस एक्सप्रेस या स्टेट है। फिर दूसरी बात, विद रिगार्ड टू क्या चीज है, विद रिगार्ड टू इसका मतलब के संबंध में, ये फ्रेज है, कंसर्निंग या रिगार्डिंग कहेंगे। इक्विपमेंट जो है वो प्लूरल नहीं बनता है ना, इक्विपमेंट्स अगर लिखा है तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, डिस्प्लेजर दे रखा है, डिस्प्लेजर चूंकि प्लेजर का एंटोनिम है, प्लेजर का मतलब खुशी होती है, तो ये नाराजगी है। आगे बढ़ेंगे। ही हैज ऑल्सो बीन, ये ही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए आया, सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है ना, ये हैज हेल्पिंग वर्ब, बीन यहाँ मैन वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है, ऑल्सो क्या है, एडवर्ब, ये आपकी है हेल्पिंग वर्ब, ये है मैन वर्ब। वोकल का मतलब है एक्सप्रेसिव, या इसे आप कहेंगे फ्रैंक, मतलब बिल्कुल स्पष्टवादी कह दीजिए, साफ साफ बोलने वाला व्यक्ति है वो वोकल होता है। ठीक है, इसको आउटस्पोकन भी हम कह सकते हैं, स्पष्टवादी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ही हैज ऑल्सो बीन, अब ऑल्सो की पोजीशन जो होती है ना, ऑल्सो एक एडवर्ब है, ये बताया हुआ है मैंने, किया तो मैन वर्ब से पहले हम लगाते हैं, या हम इसको कहें कि इज एम आर वॉज वर्ड जो लिंकिंग वर्ब होती है उसके बाद में लगाते हैं, या फिर आप इसे लगाते हैं बीन से पहले। तो ये कुछ पोजीशंस होती हैं ऑल्सो की, ध्यान रखेंगे। तो ही हैज ऑल्सो बीन क्वाइट वोकल, वो काफी ज्यादा वोकल रहे हैं। ठीक है, वो काफी ज्यादा स्पष्टवादी रहे हैं, किस बारे में, भारत के हाई टैरिफ को लेकर और नॉन टैरिफ बैरियर्स को लेकर। बैरियर्स का मतलब होता है हिंड्रेंस, इसको आप कहिए, या आप इसे ऑब्स्ट्रक्शन कहिए, रुकावट या बाधा को बोलते हैं। तो एक तो टैरिफ, हाई टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स, ऐसे बैरियर्स जो कि इन दोनों से संबंधित है। एक तो उच्च शुल्क
उच्च आयात शुल्क और दूसरा गैर शुल्क वाले जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनसे संबंधित हैं। इसको रेस्ट्रिक्शंस भी कहा जा सकता है, रेस्ट्रिक्शंस भी कहा जा सकता है। तो क्या मतलब हुआ, वो वह कौन, डोनाल्ड ट्रंप, वो रहे हैं बहुत ज्यादा वोकल। क्वाइट जो है ये बिल्कुल के अर्थ में आ रहा है। एक QUIET भी होता है, वो होता है शांत, वो एडजेक्टिव होता है, ये क्वाइट एडवर्ब है, वोकल यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा स्पष्टवादी रहे हैं भारत के हाई टैरिफ और नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस को लेकर। दीज वर द रीजंस, ये मैंने गलत लगा दिया यहाँ पे, ये यहाँ सब्जेक्ट जो है ना ये नहीं है, ये द रीजंस नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ठीक है, ये गलती से लग गया। दीज वर द रीजंस, यही वो कारण थे। ठीक है, दीज यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि आगे नाउन नहीं दे रखा, नाउन होता तो हम इसे एडजेक्टिव नाम दे देते। वर है वो इसकी वर्ब है, द रीजंस है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये इसको पूरा कर रहा है, नाउन है, रीजंस के पहले दैट डिटरमिनर है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ही फिर सब्जेक्ट है, साइटेड वर्ब है, साइट का मतलब होता है मेंशन करना या रिफर करना, जिक्र करना, मेंशन या रिफर। ठीक है, तो ये वो कारण थे जो उन्होंने मेंशन किए थे, ये वो कारण थे जो उन्होंने जिक्र किया था हिज अनाउंसमेंट, अपनी घोषणा में। घोषणा किसको लेकर, कब हुई थी, वेंसडे को हुई थी। जब पर्टिकुलर डे या डेट की बात आप करते हो तो ऑन लगाते हो, बताया हुआ है। ठीक है साहब, तो दीज वर द रीजंस, ये वो कारण थे जो उन्होंने जिक्र किया था अपने अनाउंसमेंट में। अनाउंसमेंट कब किया था, वेंसडे को किया था। ठीक है, आइए पॉइंट्स टू रिमेंबर में एक बात जो आप यहां सीख सकते हैं वो वोकल का सिनोनिम। दूसरा ध्यान रखिएगा कि QUITE जो होता है वो एडवर्ब होता है और QUIET है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। ठीक है साहब, और इनमें ये जो होता है ये बिल्कुल के अर्थ में आता है और ये शांत के अर्थ में आता है। तीसरी बात है कि साहब यहाँ पे बैरियर्स दे रखा है, बैरियर का मतलब रेस्ट्रिक्शन है, बाधा है, रुकावट है। फिर साइट का मतलब CITE, वैसे इसके अंदर कुछ वर्ड्स और भी होते हैं, एक SITE होता है, एक SIGHT होता है। इस साइट का मतलब तो जिक्र करना है, बाकी दो जो साइट बची हैं इसका मतलब प्लेस होता है, जगह को बोलते हैं, और ये विजन के लिए आता है, दृष्टि के लिए, दृश्य के लिए आता है। ठीक है, फिर इसके बाद में पर्टिकुलर डे या डेट से पहले ऑन लगता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑन बिफोर पर्टिकुलर डे या डेट, पर्टिकुलर डे या डेट से पहले हमें किसका प्रयोग करना है, उनका। क्लियर है, आगे बढ़े। एड टू दिस, ये फ्रेज है एक, एड टू दिस, इसका मतलब है मोर ओवर, इससे भी कहीं ज्यादा, मोर ओवर इसे कहेंगे, या इसे कहेंगे फर्दर मोर, इससे भी कहीं ज्यादा, इससे आगे, मतलब इन फैक्ट से आगे। फर्स्ट, पहली बात, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर, यूएस के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीन नाम है। एज रिसेंटली एज मंडे, मतलब एज रिसेंटली एज ये एम्फेटिक वे में कहा गया है, जोर देने के लिए कहा गया है, मतलब बहुत लंबा टाइम नहीं बीता है, हाल ही में मंडे की ही बात है। लेटली इसका मतलब है, रिसेंटली ही इसका मतलब है, तो इसी मंडे की बात है, ये जोर देने के लिए आ रहा है। हैड सेड, तो ये सब देखो रेड कलर में दे रखा है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, पास्ट परफेक्ट दे रखा है। इन्होंने कहा दैट की ट्रेड डील विद इंडिया, अब दैट यहां कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन के बाद में नया सब्जेक्ट आ गया, इस सब्जेक्ट की वर्ब है वो नीडेड आ गई, कि भारत के साथ जो ट्रेड डील है उसमें आवश्यकता थी सम मोर नेगोशिएशंस, कुछ और चर्चाओं की। नेगोशिएशंस का मतलब यहां पे है डिस्कशंस। ठीक है, एंड सेकंड, और दूसरी बात क्या कही, इंडिया कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, भारत के जो वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी हैं, ये सब्जेक्ट। हैड स्टॉप्ड टॉकिंग, ये वर्ब हैड स्टॉप्ड, स्टॉप के ठीक बाद में आईएनजी लगता है, इसको हम जेरेंड बोलते हैं, स्टॉप होने बाद में जेरेंड लेता है, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। इन्होंने बात करनी बंद कर दी, किस बारे में, फॉर अबाउट अ मिनी डील की, को छोटे समझौते के बारे में। फॉर अ वाइल नाउ, मतलब कुछ समय से इन्होंने बात करनी बंद कर रखी थी, ये मतलब फॉर अ वाइल का मतलब शॉर्ट टाइम। समझिए फिर से, एड टू दिस दीज फैक्ट्स। ठीक है, ये जो दीज फैक्ट्स हैं, ये जो तथ्य हमने जानकारी दी है, इनसे कहीं ज्यादा, इनसे कुछ और आगे की बात हम करें। ठीक है,
फर्स्ट, पहली बात तो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम जेमिसन ग्रीर है, इन्होंने मंडे को ही कहा था कि भारत के साथ ट्रेड डील में आवश्यकता थी कुछ और चर्चाओं की। दूसरी बात यहां कही है कि भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स का मतलब ऑफिसर्स हैं, इन्होंने बात करनी बंद कर दी थी मिनी डील के बारे में फॉर अ वाइल नाउ, कुछ समय से। ठीक है, स्टॉप के बाद आईएनजी लगता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या चीजें हैं जो आप यहाँ पॉइंट्स रिमेंबर में डाल सकते हैं? एक तो एड टू दिस, ये मोर ओवर या फर्दर मोर को बोलते हैं। दूसरी बात ऑफिशियल्स जो होते हैं वो ऑफिसर्स के अर्थ में आते हैं। तीसरी बात, स्टॉप के बाद और स्टार्ट के बाद सीधा आईएनजी लगता है, ये पहले भी हम चर्चा में ले चुके हैं इस बात को, अगर आप पहले से ये सेशन देख रहे हैं तो। आगे बढ़ें, नेक्स्ट पे आइए। 10 है वो एक ऐसा कंजंक्शन मानिए जो कि एक कंक्लूड करने वाले स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं इस प्रकार से, इन दिस वे, है ना। 10 का मतलब क्या होता है? इन दिस वे, इस प्रकार से। ठीक है, कंक्लूड करेगा, ये रिजल्ट बताएगा। द राइटिंग ऑन द वॉल, वैसे तो ये राइटिंग ऑन द वॉल पूरा ही क्या दे रखा है, पूरा ही एक फ्रेज है। वैसे द राइटिंग यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, इसकी वर्ब है वो वॉज। राइटिंग ऑन द वॉल जो है, इस पूरे का मतलब, इस पूरी फ्रेज का मतलब क्या है? इस राइटिंग ऑन द वॉल फ्रेज का मतलब है क्लियर साइन कह सकते हो, एकदम स्पष्ट संकेत, या ऑब्वियस वार्निंग, या एकदम स्पष्ट चेतावनी। प्रिटी दे रखा है, प्रिटी यहाँ पे क्वाइट का मीनिंग देगा। क्लियर का मतलब स्पष्ट है। इस प्रकार से ये जो राइटिंग ऑन द वॉल है, जो स्पष्ट संकेत है, जो भी संकेत है, जो वार्निंग है, वो प्रिटी क्लियर, ऐसा मान लो। ठीक है, राइटिंग ऑन द वॉल प्रिटी क्लियर तो आगे लगा ही रखा है, तो इसको आप राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब जो भी दीवार पर लिखा था, जो कोई भी पढ़ सकता था, मतलब संकेत या फिर वार्निंग ऐसा समझ लीजिए, वो बिल्कुल क्लियर थी। यहाँ पे 10 तो मैंने बताया कि कंक्लूड करने के लिए, स्टेटमेंट के लिए काम आता है। द राइटिंग ऑन द वॉल है वो एक फ्रेज के रूप में यूज किया गया है। फिर इसके बाद में आगे जो दे रखा है आपको, प्रिटी, प्रिटी जो है, सॉरी वॉज है वो वर्ब हो गई, और इसके बाद जो दे रखा है आपको प्रिटी, ये एडवर्ब के रूप में काम आ रहा है, और इसके बाद में बचा क्या? क्लियर, क्लियर एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वैसे आप इसके सारे के पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो 10 है वो तो वैसे एडवर्ब के रूप में यूज होने वाला शब्द है, कंजंक्शन नहीं, एडवर्ब, सॉरी, एडवर्ब के रूप में यूज होता है। और द डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद में नाउन आएगा, ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन वन नाउन आएगा, और ये डिटर्मिनर है। द वॉज है वो लिंकिंग वर्ब है, क्लियर है वो एडजेक्टिव है, और प्रिटी इसका एडवर्ब है, वैसे क्लियर है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है। अ डील बिफोर ऑगस्ट 1, एक डील, एक समझौता, एक पैक्ट, डील को आप पैक्ट भी कह सकते हैं। अब ये डील सब्जेक्ट है, आगे इसकी वर्ब आएगी, वॉज इसकी वर्ब है। तो डील बिफोर ऑगस्ट 1, 1 अगस्त से पहले डील जो थी ना, वॉज नॉट इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग का मतलब होता है लाइकली टू हैपन सून, जो जल्द ही घटित होने वाली हो, या लाइकली टू हैपन हो, घटित होने वाली हो, उसको हम बोलते हैं क्या? इन द ऑफिंग। ये भी एक फ्रेज है। इन द ऑफिंग का मतलब क्या है? लाइकली टू हैपन, या फिर ऑन द वे कह सकते हो। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार से जो संकेत था वो बिल्कुल स्पष्ट था। क्या स्पष्ट था? ये कॉलन है, जिसको आप संस्कृत में विसर्ग के नाम से जानते हैं, ये कॉलन है, कि 1 अगस्त से पहले डील जो थी वो ऑन द वे नहीं थी, मतलब वो होनी नहीं थी। 1 अगस्त से पहले डील होनी तो थी नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ कंफ्यूजन्स थे। पिछले स्लाइड में बात की थी कि भारतीय कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स हैं वो अलग कुछ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कुछ नेगोशिएशंस की और भी जरूरत है, तो इसका मतलब 1 अगस्त से पहले डील होनी नहीं थी। ये द ओनली अनसर्टेनिटी इन दिस मिक्स मतलब इस पूरे झमेले में, ये जो पूरा मिक्सचर बना है, ये जो पूरी खिचड़ी पक रही है, इसमें जो एकमात्र अनिश्चितता है, द ओनली का मतलब होता है एकमात्र। ओनली से पहले जब भी आप द देखें तो इसको पढ़िए एकमात्र। दी ओनली अनसर्टेनिटी, एकमात्र अनिश्चितता, ये सब्जेक्ट हो गया। इस सब्जेक्ट की वर्ब है वॉज। वो ये था कि मर्क्यूरियल ट्रम्प, तो एकमात्र अनिश्चितता इस पूरे झमेले में थी मर्क्यूरियल ट्रम्प। मर्क्यूरियल का मतलब हो गया ये ऐसा आदमी है जिसका भरोसा नहीं है, ये सुबह कुछ बोलता है और शाम को कुछ बोलता है, ये परिवर्तनशील नेचर का व्यक्ति है। वोलेटाइल या फिकल इसको कहेंगे। बट लेकिन ये कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन आ गया तो नए वाक्य के लिए तैयार रहें। ही सब्जेक्ट आ गया, हैज हेल्पिंग वर्ब है, मेड मैन वर्ब है, और फाइनली एडवर्ब है। ठीक है,
तो एकमात्र अनिश्चितता जो थी इस पूरे झमेले में वो थी मर्क्यूरियल ट्रम्प। ये यहाँ पे अड़चन थी, एकमात्र अनिश्चितता कि ट्रम्प का भरोसा नहीं है। लेकिन उन्होंने अंततः अपनी पोजीशन को क्लियर किया, ठीक है, अंततः अपनी पोजीशन को किया इन्होंने क्लियर। हाउएवर ये कंजंक्टिव एडवर्ब होता है ना, ये कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब भी होता है और विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ने के काम आता है। फिर भी while there was an, ये कंजंक्टिव एडवर्ब हो गया, while कंजंक्शन है ही, while दो क्लोजेस को जोड़ता है, दो उपवाक्यों को जोड़ता है, पहले वाला उपवाक्य पॉजिटिव बोलेगा, दूसरा नेगेटिव बोलने लगेगा, पहला नेगेटिव बोलेगा, दूसरा पॉजिटिव बोलने लगेगा। देयर से स्टार्ट करते हो, देयर हमेशा ही एडवर्ब होता है और देयर से स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगता है, मतलब वर्ब अपने सब्जेक्ट से पहले आती है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? एक्सपेक्टेशन। इस एक्सपेक्टेशन की वर्ब क्या है? वॉज। हालांकि while there was an expectation, यद्यपि एक ऐसी आशा थी, that फिर कंजंक्शन आ गया, ठीक है। अ मिनी डील वुड नॉट मटीरियलाइज, मटीरियलाइज का मतलब होता है हैपन, ठीक है, इसका मतलब घटित होना। मटीरियलाइज अगर दे रखा है इसका मतलब क्या होता है? टेक प्लेस, हैपन। क्या कह सकते हो? टेक प्लेस भी कह सकते हो, या और इसे क्या कह सकते हो? अकर भी कह सकते हो। तो अ, हालांकि यद्यपि ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि कोई छोटा मोटा समझौता तो नहीं होगा, फिर भी अब ये नई बात स्टार्ट कर रहा है। समथिंग डज सीम, कुछ तो ऐसा लगता है। डज वैसे आप देखेंगे जीवन काल में या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में, बट अगर आपके जीवन में डज, डू और डिड का प्रयोग मैन वर्ब से पहले आप देख लेते हैं तो इसका मतलब वो स्ट्रेस डालने के लिए है, एम्फेसिस डालने के लिए है। तो इसका मतलब है कुछ तो ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव शिफ्टेड, कि वो शिफ्ट हुआ है, वो बदला है, किसमें? भारत और यूएस के रिश्तों में। पिछला कार्यकाल याद कर लीजिए ट्रंप का, किस प्रकार से इन्होंने आपस में गले लगे थे, किस प्रकार से ये हैंडशेक करते थे, कैसे इनकी मीडिया में तस्वीरें छाई रहती थी, और इस बार तो एकदम से माहौल, जज्बात सब चेंज हो गए। तो हालांकि एक ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि मिनी डील तो नहीं होगी, फिर भी कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ तो चेंज हुआ है इंडिया यूएस के रिलेशंस में, ये मतलब है, ठीक है। और टू हैव शिफ्टेड किया है, तो टू हैव के साथ शिफ्टेड का मतलब है परफेक्ट इन्फिनिटिव है। ये क्या चीज है? ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है। परफेक्ट इन्फिनिटिव का मतलब हो गया कि इन्फिनिटिव तो टू के साथ बेस फॉर्म होती है, और परफेक्ट इन्फिनिटिव का मतलब है टू के साथ बेस फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, तो ये परफेक्ट इन्फिनिटिव का काम करेगा। क्लियर है सब? तो हालांकि यद्यपि, अब यद्यपि मैं वाइल को पढ़ रहा हूं, वाइल दो या ऑल्दो के अर्थ में आ रहा है। कुछ तो ऐसी मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि कोई मिनी डील नहीं होगी, फिर भी कुछ तो ऐसा प्रतीत होता है कि शिफ्ट हुआ है इंडिया यूएस रिलेशंस में। चलिए सब, क्या आपने सीखा इस स्लाइड से? तो यहां आपने एक बात सीखी है, राइटिंग ऑन द वॉल क्या होता है? संकेत या वार्निंग को बोलते हैं, राइटिंग ऑन द वॉल, ठीक है। दूसरी बात आपने सीखी, इन द ऑफिंग, ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब लाइकली टू हैपन को बोलते हैं, ऑन द वे को बोलते हैं, जो घटित होने ही वाला हो उसको बोलते हैं। तीसरा मर्क्यूरियल शब्द है, इसका सिनोनिम क्या है वो आपने सीखा। नंबर 4 पर आपने सीखा मटीरियलाइज जो है वो क्या चीज है, ठीक है, घटित होने के अर्थ में आता है, और तो कुछ विशेष था नहीं। इन्फिनिटिव दे रखा है, उसके साथ अगर हैव प्लस थर्ड फॉर्म अपने दे रखी है ना, टू के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसको नाम देते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। आगे चला जाए, चलिए सर। दिस इज शोइंग अप नाउ, शो अप अगर ले रखा है तो शो अप का मतलब होता है एक्सपोज करना या रिवील करना। शो अप का मतलब होता है एक्सपोज या रिवील, दर्शाना कह सकते हो। दिस इज शोइंग अप नाउ, अब ये चीज दिखा रही है, एक्सपोज कर रही है। दिस सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, है ना। नाउ इन मिस्टर ट्रम्प लैंग्वेज, मिस्टर ट्रम्प की भाषा में क्या चीज की कुछ तो बदला है भारत और यूएस के रिश्तों में, ये चीज दिख रही है किसमें? ट्रम्प की भाषा में। डैश लगा के समझाया, एज स्नाइड रिमार्क, स्नाइड का मतलब होता है डिसग्रेसफुल, डेरोगेटरी कह सकते हैं। स्नाइड एक एडजेक्टिव है और इसका सिनोनिम जो है डिसग्रेसफुल इसको कह सकते हैं, डेरोगेटरी कह सकते हैं, मतलब इसको आप कहिए अपमानजनक। रिमार्क का मतलब टिप्पणी है, ठीक है। एक अपमानजनक टिप्पणी, एक तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी कब की बात है? थर्सडे की, पर्टिकुलर डे या डेट से पहले हम ऑन लगाते हैं। किस बारे में?
पाकिस्तान सेलिंग ऑयल टू इंडिया इन द फ्यूचर, कहा कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान भारत को ऑयल बेचेगा। और ही इवन मोर रिसेंटली कॉलिंग द इंडियन इकोनॉमी डेड, और हाल ही में मोर रिसेंटली और भी ज्यादा लेटेस्ट घटना है कि इन्होंने भारतीय इकोनॉमी को डेड भी कहा है कि भारत की इकोनॉमी मृत है एकदम, जिसकी वह बीज है, बाकी कुछ विशेष इसमें है नहीं। तो यहाँ पे स्नाइड जो है, जो कि एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम आपको ध्यान रखना है। स्नाइड तिरस्कार पूर्ण को बोलते हैं, डिस्पैरेजिंग को बोलते हैं, मॉकिंग को बोलते हैं, आप इसको मॉकिंग भी कह सकते हैं। ठीक है सर, आगे चलें। वेदर दिस वॉज हिम वेंटिंग, अब वेदर जो होता है अपने बाद में और लेता है, ठीक है, तो ये देखो वेदर है और ये इसका और दे रखा है। तो वेदर बताता है दो ऑप्शंस की, या तो ऐसा या फिर ऐसा। दिस सब्जेक्ट हो गया, वॉज इसकी वर्ब हो गई। वेंट का मतलब होता है एक्सप्रेस करना या रिलीज करना, बताया था। ठीक है, अपना गुब्बार निकालना, अपना क्रोध को वेंट करना। तो क्या ये ऐसा था कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को वेंट कर रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन का मतलब कुंठित होना होता है, जो भी उनके मन में कुंठा चल रही है। और कुंठित होने का मतलब है कि आप कुछ करना चाहते थे और चाहकर भी कुछ कर नहीं पाए, तो वो जिस कंडीशन में आप हैं उसको आप बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड होने की स्टेट। तो या तो ये कुछ ऐसा था कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को वेंट कर रहे थे, किस चीज के लिए? एट नॉट बीइंग एबल टू, कि ये समर्थ नहीं हो पाए टू सिक्योर डील विद इंडिया, भारत के साथ कोई भी डील सिक्योर, सिक्योर का मतलब है क्लेंच करना, ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, कि भारत का कोई डील नहीं कर पाए, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड थे, इसलिए ये जाने अनजाने में कुछ बकते आ रहे हैं। आफ्टर कॉलिंग हिमसेल्फ द डील मेकर इन चीफ, कब? पहले इन्होंने कहा था कि अपने आप को कहा था कि ये डील मेकर इन चीफ है, मतलब ये मुख्य डील मेकर है, डील करवाते हैं। और या फिर वेदर के साथ और आ गया, वेदर समथिंग एल्स हैज ट्रिगर्ड हिम इज नॉट क्लियर येट, या फिर कुछ ऐसा कुछ और चीज है जिसके कारण उसको ट्रिगर हो गए हैं। यहां पे ट्रिगर का मतलब प्रोवोक मानिए, मतलब भड़क गए हैं, इंसाइट कह सकते हो, इंस्टिगेट कह सकते हो। क्या और कुछ चीज है जिसने इनको उकसा दिया है? ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं है। समथिंग एल्स सब्जेक्ट हो गया, हैज ट्रिगर्ड वर्ब हो गई, जिसमें हैज हेल्पिंग वर्ब है और ये ट्रिगर्ड मैन वर्ब है। यट होता है, इसका मतलब है अनटिल नाउ, अब तक नहीं, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, फिर देखिए कि या तो क्या ऐसा था कि कुछ वो फ्रस्ट्रेशन को वेंट कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि ये समर्थ नहीं हो पाए भारत के साथ डील करने में, अपने आप को डील मेकर इन चीफ बोलने के बाद में। या फिर कुछ और चीज है जिसके कारण वो उकसाए, मतलब ये कहीं भड़क गए हैं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। ये जो इज दे रखा है वो किसके लिए है? ये इन दो सिचुएशंस के लिए है कि क्या ऐसा है या फिर ऐसा है। तो बाद वाला जो है ना पूरा ये क्लोज, ये वाली चीज, ये यहाँ पे इज के लिए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या चीजें हैं? तो एक तो वेंट शब्द है, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा यहाँ पे ट्रिगर शब्द है, इसको ध्यान रखेंगे। चले आगे। द फैक्ट इज दैट, फैक्ट है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन से बनता है, तो मेरे भाई ये नाउन है, ये आपका डिटर्मिनर है। ठीक है, नाउन से डिटर्मिनर आ गया। तो फैक्ट इज दैट इज वर्ब है, वो ये है कि दैट कंजंक्शन हो गया। अब ये भी सब्जेक्ट है, अभी मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, माफी चाहता हूं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, तो फैक्ट ये है, या फिर कहें कि सही चीज ये है कि दोनों ही साइड्स, मतलब भारत और यूएस, हैव नॉट बज्ड फ्रॉम, इन ये दोनों शिफ्ट नहीं हुए हैं। बज का मतलब क्या है? बज का मतलब है मूव या शिफ्ट होना, ये हिले नहीं है। मूव या शिफ्ट, ये हिले नहीं है। कहां से? अपने कोर पॉलिसीज से। कोर का मतलब क्या होता है? कोर का मतलब होता है सेंट्रल या मेन। अपने मुख्य जो नीतियां हैं इनकी, उससे ये हिले नहीं है, उन्हीं पे स्टिक हो रखे हैं, उनको कस के पकड़ रखा है। यूएस कह रहा है कि मैं नहीं झुकूंगा और भारत कह रहा है कि मैं नहीं झुकूंगा, दोनों ही पुष्पा का रोल प्ले कर रहे हैं। तो फैक्ट इज दैट, फैक्ट ये है कि दोनों ही साइड्स जो हैं वो मूव नहीं हुई हैं अपनी कोर पॉलिसी से। यहां देर इसलिए आ रहा है कि भारत और यूएस दोनों साइड्स की बात है। द यूएस वांट्स, यूएस सब्जेक्ट हो गया, वांट्स वर्ब हो गई। यूएस चाहता है कि इंडिया टू रिड्यूस इट टैरिफ्स, कि भारत अपने टैरिफ्स को रिड्यूस करे एंड प्रोवाइड मार्केट एक्सेस, और मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करे, मार्केट में एंट्री दे। एक्सेस का मतलब क्या है? एंट्री, और मार्केट में एंट्री दे यूएस के सामान के लिए। अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड एक फ्रेज है, इसका मतलब इन्वॉल्विंग और अफेक्टिंग ऑल ग्रुप्स, तो इसको कहेंगे इन्वॉल्विंग ऑल ग्रुप्स। मतलब यूएस चाहता है कि भारत टैरिफ को तो करे रिड्यूस और हमें हर क्षेत्र में एंट्री दे।
एंड इंडिया हैज हेल्ड फर्म, और भारत जो है वो, ये वर्ब है, हेल्ड जो है वो होल्ड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। भारत एकदम दृढ़ रहा है, फर्म रहा है, डिटरमिन्ड रहा है, किस बारे में? रिंग फेंसिंग। रिंग फेंसिंग का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, आइसोलेट करना। रिंग फेंसिंग का मतलब है प्रोटेक्ट करना, बचा के रखना। और भारत हमेशा, भारत जो है वो दृढ़ रहा है किस बारे में? बचाने के लिए, क्या? अपना कृषि क्षेत्र और डेयरी सेक्टर। इसमें भारत अमेरिका को एंट्री नहीं देना चाहता। ठीक है, तो यूएस चाहता है कि भारत अपना टैरिफ रिड्यूस करे और मार्केट एक्सेस सभी कैटेगरीज में दे, और भारत दृढ़ रहा है किस बारे में? प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या चीज? एग्रीकल्चर और डेयरी को। ठीक है, क्या चीजें आपने इस स्लाइड से सीखी? तो यहां आपने सीखा, एक तो बज का मतलब मूव या शिफ्ट करना होता है। दूसरा आपने सीखा अक्रॉस द बोर्ड, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग ऑल ग्रुप्स। और एक रिंग फेंस जो है, रिंग फेंस वर्ब है, इसका मतलब है भी फेंस बाड़बंदी करना होता है ना, तो ये रिंग फेंस में चारों तरफ घेराबंदी करना है ना, तो ये प्रोटेक्ट करना। अब आउट आ गया प्रिपरेशन, इसलिए आईएनजी लग गया इसमें। तो ये कुछ चीजें सीखने योग्य थी इसमें। ठीक है, ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल, क्योंकि कल टेस्ट है आपका, तो तैयारी करिएगा। पूरे सेशंस जो 6 सेशंस हो चुके हैं इस वीक में, वो देखिएगा, और जरूर से शेयर कर दिया करो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो, थैंक्स अ लॉट।